नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम के लिए लगातार आपको एनएससीईआरटी की क्लासेस करा रहा हूं। आज की यह क्लास आपकी रहेगी ज्योग्राफी की, जिसमें हम लोग बात करेंगे मैप यानी कि मानचित्र की। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आया करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी बताई थी, जैसे मैंने आपको सोलर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया, सोलर सिस्टम के बारे में, सौर परिवार के बारे में आपको बताया। उसके बाद मैंने एक चैप्टर आपको लिया था ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर वाला टॉपिक। उसके बाद मैंने आपको बताया था पृथ्वी की गतियां यानी कि अर्थ मूवमेंट के बारे में आपको बताया था, जिसकी दो गतियां होती हैं, परिक्रमण गति और आपकी एक घूर्णन गति। तो इन टॉपिक के बाद आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है जिसका नाम है मानचित्र। अगर आप लोग नोट्स खरीदना चाहते हो तो आपको इस टॉपिक के नोट्स यानी कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन मानचित्र से रिलेटेड आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में देखने को मिल जाएंगे। नोट्स में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कंप्लीट मिलने वाली है, तो आप लोग नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना। आपकी स्क्रीन पर मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप लोग कॉल करना या व्हाट्सएप पर मैसेज करना। आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे मिनिमम प्राइस में, है ना दोस्तों। यहाँ पर आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर कंप्लीट पीवाईक्यू क्वेश्चन सभी वर्षों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश या राज्यों या जिलों या शहरों या गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना ही उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। अब आपको यहाँ पर पता चल गया होगा मानचित्र का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, आखिर मानचित्र की क्या जरूरत पड़ती है हम लोगों को। तो यहाँ पर आपका जवाब होना चाहिए, अगर आपको अपने गांव को दिखाना है, शहर को, कस्बे को, राज्य को या देश को, है ना, तो उसके लिए हम लोग मानचित्र का उपयोग करते हैं। वहीं ग्लोब का प्रयोग करते हैं संपूर्ण पृथ्वी को दर्शाने के लिए, है ना, और वहीं मानचित्र का प्रयोग करते हैं छोटे छोटे क्षेत्रों को दिखाने के लिए। तो चलिए इसकी परिभाषा भी यहाँ पर जान लेते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन हो सकती है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। तो मानचित्र क्या है? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। उसके बाद आपको बताना चाहूँ, जैसे मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए भी आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि ग्लोब की अपेक्षा मानचित्रों से हम लोगों को जानकारी का संग्रह जो होता है वो अधिक देखने को मिलता है। तो चलिए आते हैं यहाँ पर। मुख्य तौर पर आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, इस किताब में आपके 3 टाइप के मानचित्र बताए गए। वैसे तो मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु मुख्य इस किताब में आपकी एनएससीईआरटी में बताए गए भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और आपका एक थीमेटिक मानचित्र। इन 3 मानचित्रों से एग्जाम में क्वेश्चन आया करता है। तो सबसे पहले भौतिक मानचित्र को देख लेते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। तो पहली श्रेणी के जो मानचित्र रहते हैं उनको बोलते हैं भौतिक यानी कि फिजिकल मैप, जिसको उच्चावच भी बोलते हैं। तो आपको हमेशा ही पता होना चाहिए जो फिजिकल मैप होते हैं इनमें प्राकृतिक चीज़ों का मानचित्र शामिल किया जाता है। प्राकृतिक में क्या क्या आ जाएगा, जैसे आपकी नदी आ जाएगी, पर्वत आ जाएंगे, पठार आ जाएंगे, है ना, मैदान आ जाएंगे,
महासागर आ जाएंगे, महासागर आ जाएंगे, महाद्वीप आ जाएंगे, महासागर, महाद्वीप, नदी, झील, झरना, पर्वत, पठार, मैदान, इनको दर्शाने के लिए हम लोग प्राकृतिक मानचित्र या भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र या फिजिकल मैप का इस्तेमाल करते हैं। तो पहली बात क्लियर यहाँ पर हो चुकी होगी भौतिक मानचित्र के बारे में। उसके बाद राजनीतिक, राजनीतिक का मतलब होता है जैसे गांव का नक्शा दिखाना हो, शहर का दिखाना हो, है ना, देश का दिखाना हो या किसी सीमा को अंकित करना हो, तो उसके लिए राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। राज्यों, नगरों, शहरों, गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है ना। तो दो टाइप के मैंने आपको मानचित्र मैप के बारे में बताया। तीसरा मानचित्र मुख्य तौर पर ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं थीमेटिक में, है ना। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर पता चल गया होगा थीमेटिक मानचित्र आखिर क्या होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दर्शाते हैं। कौन कौन सी जानकारियाँ आपकी शामिल हो सकती हैं, जैसे सड़क का मानचित्र अगर पूछे एग्जाम में कि सड़क का मानचित्र किस प्रकार का मानचित्र है, आपका जवाब होना चाहिए थीमेटिक मानचित्र का प्रकार है। वहीं वर्षा मानचित्र, वन वाला मानचित्र या उद्योग धंधों वाला मानचित्र, ये भी आपका थीमेटिक मानचित्र होता है। कारखानों को दर्शाया जाने वाला मानचित्र कैसा होता है, जवाब आपका होना चाहिए थीमेटिक मानचित्र होता है। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक। यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आया है, यहाँ से एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं, ठीक है ना। तो मानचित्र के 3 घटक आपको पता होना चाहिए, दूरी यानी कि डिस्टेंस, दिशा डायरेक्शन और प्रतीक, है ना। ये 3 आपके मानचित्र के प्रमुख घटक होते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है लिखित में से मानचित्रों का कौन सा घटक नहीं है। तो 3 घटक मैंने आपको बताया। पहला घटक था दूरी, दूरी के बाद यानी कि डिस्टेंस के बाद डायरेक्शन, दूरी, दिशा और प्रतीक। ये 3 घटक किसके होते हैं, तो 3 घटक भैया मानचित्र के होते हैं। यहाँ पर दिशा भी हो जाएगा और प्रतीक भी हो जाएगा, आकार नहीं होगा। आकार मानचित्र का कोई भी घटक नहीं होता है। यह एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, आप लोगों को पता होना चाहिए। दूरी, दिशा, प्रतीक 3 ही मानचित्र के क्या होते हैं, घटक होते हैं। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर दूरी की बात कर लेते हैं। जैसे दूरी दिया गया है, उतना यहाँ पर ये महत्वपूर्ण नहीं है जहाँ से क्वेश्चन बन सके, तो लेकिन आपको यहाँ पर बता देता हूँ, है ना। कुछ महत्वपूर्ण हो तो उसको यहाँ पर बता देता हूँ। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या इसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई बीच की दूरी का अनुपात होता है, ठीक है ना। इसका एक सूत्र भी होता है ना, मानचित्र वाला। तो वही यहाँ पर एक परिभाषा देने का प्रयास किया गया है। तो पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी, पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के अनुपात का होता है, ठीक है ना, बराबर होता है दोस्तों। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। आपका स्कूल और आपका घर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, यानी कि दूरी पर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है ना। वास्तविक दूरी 2 किलोमीटर मानी गई है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने समझा, 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को दर्शाएगा, तभी तो 2 सेंटीमीटर आपका 10 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार का पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने प्राविधिक कला के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आप लोगों ने इन प्रकार के क्वेश्चन को भी करा होगा, है ना। या ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल जो होता है उसमें भी आपने इस प्रकार के क्वेश्चन करे होंगे। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है
तब लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। जैसे जैसे मान लो राजस्थान है और आपका बिहार है, राजस्थान है और बिहार है, उनके बीच की दूरी आप बहुत बहुत है। जैसे मैंने मान ली यहाँ पर 1000 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर तो आपकी वास्तविक दूरी होगी, परंतु मानचित्र में इतना बड़ा थोड़ी ना आप 1000 किलोमीटर का कागज लाओगे। आपके पास एक पन्ना होगा, उसमें आपको मानना पड़ेगा, है ना। क्या मानना पड़ेगा? 5 सेंटीमीटर बराबर 5000 या 500 किलोमीटर। तो वही आपका यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। अब यहाँ पर बात कर लूँ दिशा यानी कि डायरेक्शन। दिशाओं के बारे में यहाँ पर आपको एक मानचित्र दिखाया गया होगा, इसमें आप लोग समझना। जैसे आपको पता है दिशाएं आपकी 4 होती हैं मुख्य प्रकार से, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना। तो ये रहा पूरब ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। और इनके बीच में भी एक एक दिशाएं होती हैं। जैसे यहाँ पर इसको कहेंगे उत्तर पूर्व, नीचे को कहेंगे दक्षिण पूरब, है ना। यहाँ पर कहेंगे दक्षिण पश्चिम, इसको कहेंगे उत्तर और पश्चिम। इतना तो आप सभी को पता ही होगा। इसको बोलते हैं प्रधान दिग्बिंदु। क्या बोलते हैं? इसी को प्रधान दिग्बिंदु के नाम से जाना जाता है ना। जैसे हम लोग इस प्रकार से खींचते हैं, इसको लिखते हैं उत्तर यानी कि ऊ से दर्शाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पूरब यानी कि को पू से दर्शाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पश्चिम जिसको पा से दर्शाते हैं। नीचे दक्षिण को दा से दर्शाते हैं। इनके बीच में भी दिग्बिंदु होते हैं। जैसे यहाँ पर उत्तर है और यहाँ पर पूरब है, तो बीच वाली को क्या बोलेंगे? उत्तर पूरब बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? उत्तर और पूरब बोलेंगे। अब पूरब और दक्षिण को क्या बोलेंगे? दक्षिण पूरब। क्या बोलेंगे? दक्षिण पूरब के नाम से इसको जानेंगे। वहीं इस वाली को क्या बोलेंगे? इनके बीच में है पश्चिम है और यहाँ पर दक्षिण है, तो इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण बोलेंगे, है ना। दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। अब यहाँ पर इनके बीच में यहाँ पर है उत्तर, यहाँ पर है पश्चिम, तो इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। आशा करता हूँ आपने इन चीज़ों को समझ लिया होगा। वही यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया था, जिसको आपको समझा दिया, ठीक है ना। अब एक और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग कह सकते हो, हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। उसके बाद देखो प्रतीक के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। 3 घटक होते हैं। किसके 3 घटक होते हैं? मानचित्र के। दूरी को मैंने बताया, उसके बाद दिशा को आपको बताया। अब प्रतीक यानी कि जो चिन्ह होते हैं उनको बताऊंगा। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों या छायाओं, रंगों या चित्रों या रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है और इन मानचित्र पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति भी बनी हुई है। जैसे आपने कुएं को देखा होगा तो इस प्रकार से दर्शाया जाता है, रेल की पटरी को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, नदी को इस टाइप से दर्शाया जाता है ना। गिरजाघर को इस टाइप से दर्शाया जाता है। मंदिर को कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता होगा, है ना। मंदिर को कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है ना, आप जैसा मंदिर होता है, ठीक है ना। मस्जिद को कैसा दर्शाया जाता है आपको पता ही होगा। जिस प्रकार से आपकी मस्जिदें होती हैं उसी प्रकार से मस्जिदों को दर्शाया जाता है। तो ये क्या है? यही तो आपकी रूढ़ चिन्ह है यानी कि प्रतीक है। यहाँ पर आप लोग प्रतीक देख पा रहे होगे। जैसे रेलवे लाइन को कुछ इस टाइप से दर्शाया जाता है, सड़कों को इस टाइप से दर्शाया जाता है। कच्ची सड़क का मानचित्र ये है, पक्की का ये है। सीमाओं को ऐसे ऐसे, नदी को इस प्रकार से, कुएं को, तालाब को, नहर को, पुल को इस टाइप से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर ये है मंदिर। क्या है दोस्तों? ये है टेम्पल यानी कि मंदिर। ये है गिरजाघर, चर्च है। ये है मस्जिद, है ना। तो इस टाइप से दर्शाया जाता है। पोस्ट ऑफिस को पीओ से दर्शाया जाता है, PTO PS, ठीक है ना। ये क्या है? घास के स्थल, ये वृक्ष, इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रूढ़ चिन्ह। इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको बोलते हैं रूढ़ चिन्ह। आपको पता होना चाहिए रूढ़ चिन्ह, जिसको मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, ठीक है ना। यहाँ पर मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं।
इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इनके जो चिन्ह जितने भी मैंने आपको दिखाए, इनके बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहमति भी है, यानी कि सभी देशों में एक ही तरह के रहेंगे। ज्योग्राफी के अंतर्गत ये ऋण प्रतीक चिन्ह कहलाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात कर लेता हूँ यहाँ पर कुछ पॉइंटों की, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। विभिन्न रंगों के उपयोग में भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, यानी कि जलाशय को दर्शाने के लिए, जल वाले भाग को दर्शाने के लिए नीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। भूरा रंग से पर्वत को दिखाते हैं, पीला रंग पठारों को दिखाता है और हरा रंग मैदानों को दिखाता है। तो आपने यहाँ पर क्या समझा? आपने समझा जो नीला है, क्या है दोस्तों? नीला है, ये जलाशय को दर्शाएगा। किसको? जलाशय, यानी कि जल वाले भाग को। भूरा किसको दर्शाएगा? ग्रे रंग किसको दर्शाएगा? तो ये दर्शाएगा पर्वत को। किसको? पर्वत को। पीला किसको दर्शाएगा? पीला दर्शाएगा पठार को। जैसे आपको बेसाल्ट का पठार दर्शाना है तो किस रंग का इस्तेमाल करेंगे? तो करेंगे येलो रंग का, यानी कि पीले रंग का इस्तेमाल करेंगे। और हरा रंग जो होता है उसको घास या पेड़ पौधों या मैदान को दिखाने के लिए करते हैं। यहाँ से शायद एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस बार। हाँ, आ गया। जुलाई 2024 में आया था। भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा? तो पठार पीला रंग से दर्शाया जाता है। पठार को पीला रंग से, हरा रंग से मैदान को दर्शाया जाता है, पेड़ पौधों को दर्शाया जाता है। भूरे रंग से क्या दर्शाया जाता है? भूरे रंग से आपके पर्वतों को दर्शाया जाता है। पीला रंग से किसको दर्शाया जाता है? पीला रंग से पठार को दर्शाया जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका पीला यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको ऋण प्रतीक चिन्ह के बारे में अभी तो बताया था ना। नोट्स आप लोग अवश्य रूप से ले लेना, जितने भी लोगों ने अभी तक लिया नहीं है। ऋण प्रतीक या ऋण चिन्ह, अंतर्राष्ट्रीय सहमति इन पर बनी हुई है। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो डी वाला हो जाएगा। वे प्रतीक जिनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है, डी वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे, रेखा चित्र। रेखा चित्र आखिर क्या होता है? रेखा चित्र एक आरेखण जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त पर और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। रेखा चित्र क्या होता है? याददाश्त पर आधारित होता है, स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार के कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। तो रेखा चित्र मानचित्र क्या होता है? याददाश्त पर आधारित होता है। जैसे आप अपने दोस्त के साथ उसके घर जाना चाहते हो, आप पहली बार जा रहे हो, आपको उसके घर का रास्ता वास्ता कुछ पता नहीं है, है ना। वही तो आपको ले जाएगा, क्योंकि उसको याददाश्त है, उसको पता है रास्ता इधर को जाता है, उधर को जाता है, तो वो उसका मानचित्र भी बना सकता है बिना पैमाने की मदद लिए, है ना। तो यही आपका होता है रेखा चित्र, जो कि याददाश्त पर आधारित होता है। उसके बाद खाका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। यानी कि छोटा क्षेत्र है, बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई व चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहते हैं, ठीक है ना। चैप्टर होता है यहाँ पर खत्म। कुछ क्वेश्चन अभी आपके छूटे हैं, उनको भी कराऊंगा और इन क्वेश्चन को भी करा देता हूँ, जो कि विभिन्न एग्जाम में आया करते हैं, है ना। इनके बारे में भी आपको बता दूं। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से होते हैं? तो पहला घटक आपका दूरी होता है, पहला दूरी, दूसरा दिशा और तीसरा प्रतीक। तो 3 घटक होते हैं मानचित्र के, दूरी, दिशा और प्रतीक। उसके बाद प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया था उत्तर, पूरब, पश्चिम, मतलब कि बीच वाली दिशाएं। यहाँ पर आप लोग समझ लो, जैसे ये है पूरब, ये है पश्चिम, ऊपर है उत्तर, नीचे है दक्षिण। इनके बीच की दिशा को क्या बोलेंगे? तो उत्तर पूरब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तर पूरब बोलेंगे। इस वाले को क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। और इस वाले के बीच को क्या बोलेंगे? उत्तर और पश्चिम बोलेंगे। उत्तर और पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम बोलेंगे, ठीक है ना। इस वाली को क्या बोलेंगे? पूरब और दक्षिण बोलेंगे। तो यही दोस्तों क्या है? यही आपका प्रधान दिग्बिंदु कहलाता है। ये भी आपको बताया। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं?
पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी को निरूपित करने का एक माध्यम होता है दोस्तों, आपको बताया था। आगे, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? क्योंकि मानचित्र की सहायता से हम अपने गांव, शहर या कस्बे या देश का दिखा सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। जबकि ग्लोब दुनिया को दिखाता है, यानी कि देशों को दिखाता है, देश नहीं, मतलब कि पूरे दुनिया को दिखाता है, यानी कि पृथ्वी को दिखाता है। बल्कि मानचित्र किसी एक चीज को भी दिखाने में सहायक होते हैं, जैसे गांव को अगर दिखाना हो। इसलिए मानचित्र और खाका, मानचित्र आपके 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक और थीमेटिक। वहीं खाका के बारे में आपको बताया, ये छोटा होता है लेकिन बड़े को दिखाता है, वही खाका कहलाता है। उसके बाद कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? विस्तृत जानकारी कौन सा प्रदान करता है? मानचित्र आपका तो भौतिक मानचित्र करता है ना। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों में अध्ययन में सहायक होते हैं? बहुत प्रकार से सहायक होते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है। वृक्ष के वितरण को दिखाने के लिए थीमेटिक मानचित्र का इस्तेमाल करेंगे। वृक्ष का वितरण हो जाए, चाहे वनों का वितरण हो जाए, चाहे कारखाना का वितरण हो जाए, है ना, या औद्योगिक या वर्षा मानचित्र को किसको दिखाएंगे? तो थीमेटिक का ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नीले रंग का इस्तेमाल। नीला रंग क्या दर्शाता है दोस्तों? नीला आपका दर्शाता है जलाशयों को, है ना। नीला किसको दर्शाता है? जलाशयों को। मैदान जो होते हैं वो हरे रंग से दर्शाए जाते हैं। पर्वतों को भूरा रंग से दर्शाया जाता है। पठार को किस रंग से दर्शाया जाता है? पठार को पीले रंग से दर्शाया जाता है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन। उसके बाद दिक सूचक दिशा बताता है, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए होता है। पैमाना आवश्यक है। पैमाना किसके लिए आवश्यक होता है दोस्तों? तो पैमाना मानचित्र के लिए आवश्यक होता है ना। रेखा चित्र या प्रतीक पहला हो जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या छूटे थे उसको भी करा दूं, ठीक है ना। ये वाला रहा आपका, समय और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए उपयोग करना चाहिए। मानचित्र और समय रेखाएं उपयोग करनी चाहिए, ठीक है ना। तो नोट्स में आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर मैंने आपको बताया, नीला रंग जलाशयों को दर्शाता है, भूरा रंग पर्वतों को, पीला रंग पठार को, हरा रंग मैदान को दर्शाता है। नोट्स आप लोग अवश्य रूप से ले लेना, ठीक है ना। कंप्लीट आपको यहाँ पर मिल जाएगा सारा का सारा PYQ वाला क्वेश्चन। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।